अभी हम पढ़ेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है टर्नरी सर्च की। तो वो होती है बिग ओ ऑफ लॉग बेस 3n। अब हम देखते हैं ये निकला कैसे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हमारा जो एरे है उसको हम पहले तीन भागों में डिवाइड कर रहे थे, राइट। तो जब हमने सबसे पहले, हमारा एन लेंथ का एक एरे है जिसको हमने सबसे पहली बार डिवाइड किया, तो वो हो गया एन डिवाइडेड बाय 3। ठीक, तो इसके एक भाग निकल गए। अब एक भाग को अगेन हम तीन भागों में बांट रहे थे। तो एक भाग का तीन भाग, फिर ये वाले भाग का भी थर्ड तीन भाग, फिर इस वाले भाग का भी तीन भाग। तो बेसिकली एन का जो तीन पावर था उसमें भी हम एक डिवीजन कर रहे हैं, यानी कि स्क्वायर लग गया। अब अगेन उसके अंदर, अभी जैसे ये तो छोटा एरे है बट हो सकता है और बहुत लंबा एरे हो, तो उसके बाद हम फर्दर इसको थ्री और मतलब बढ़ता जाएगा उसका पावर। ये कब तक बढ़ेगा, ये कोई एक एन, एन नहीं के पावर तक बढ़ेगा जब हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट बचा होगा एरे में। जैसे कि यहाँ पे इस केस में देखते हैं, इस केस में सबसे पहले अगर हमें एट्थ एलिमेंट फाइंड करना है, तो हमें दिख रहा है कि ये इस भाग में प्रेजेंट है, तो ये तो चलो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद हम इसमें सर्च करेंगे, तो फिर इसको भी हम तीन भागों में बांटेंगे। तो हमने बांटा था जब पिछले वाले केस में, तो मिड एलिमेंट आई थिंक यहाँ पे ये राइट शिफ्ट हो गया था, ऐसा था कुछ। फिर लास्ट में हमने देखा था ये भी एलिमिनेट हो गया था और सिर्फ एट रह गया था हमारे पास। तो एट हमारा आंसर भी था। तो ये जब सिंगल एलिमेंट बच रहा है तब तक ही ये फॉलो होगा। तो के की कोई एक वैल्यू होगी जिसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बचा है, यानी कि इक्वल्स टू हम लगा सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास फॉर्मूला जो निकल के आया है दैट इज दिस। ओके, सो दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग एन 3 to the power k इक्वल्स टू log 1। सो ये होगा log n माइनस log of 3 to the power k इक्वल्स टू 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो हो जाएगा log n इज इक्वल्स टू log 3 to the power k। नाउ k जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज हमने पढ़ा है कि जब भी पावर में होता है किसी चीज पे तो वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा log n इज इक्वल्स टू k log 3। तो ये होगा k इज इक्वल्स टू log n डिवाइडेड बाय log 3। अब सिंस वी नो दैट log bc is equals to log of a to the power c log of a to the power b। जब भी ये ऐसा फॉर्म में होता है तो हम इसको, ये बेस जो है यहाँ कन्वर्ट हो जाता है और c एज इट इज होता है यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं k इज इक्वल्स टू log base 3n। हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो log base 3n आती है। और अभी हम देखेंगे कि आगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम होती है इन केस ऑफ रिकर्शन, पर ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने दो वे डिसाइड किया था, कि एक हम देखेंगे रिकर्शन के तरीके से, और दूसरा हम देखेंगे कि जब हम नॉर्मल वेरिएबल्स को चेंज कर रहे थे तब क्या हो रहा था, वेरिएबल्स वाला वे, ऑल्सो नोन एज इटरेटिव वे। तो जब हम इटरेटिव वे को देख रहे थे तो हमारे पास बेसिकली तीन चार कांस्टेंट वैल्यूज थी। जैसे कि हम पॉइंटर्स यूज कर रहे थे, यानी कि हम लेफ्ट यूज कर रहे थे, एक हम राइट यूज कर रहे थे, एक मिड वन यूज कर रहे थे, देन मिड टू यूज कर रहे थे, और आई डोंट थिंक और कुछ यूज कर रहे थे, एंड की यूज कर रहे थे, की। इतने वेरिएबल्स हम यूज कर रहे थे और बार बार हम इनकी वैल्यूज को चेंज करते जा रहे थे और हमारा आउटपुट आ रहा था। तो बेसिकली अगर मैं हर एक वेरिएबल की स्पेस काउंट 1 ले लूं, तो 1 2 3 4 एंड 5, 5,
जब भी हमारे पास कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स होते हैं जैसे कि बहुत कम होती है जिनकी वैल्यू, तो हम बोलते हैं कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल्स टू 1, यानी कि एक कांस्टेंट है। अब रिकर्जन में क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और जब भी हम ऐसा करते हैं तो एक स्टैक बनता है, और स्टैक में वो फंक्शन स्टोर होते जाते हैं। ठीक है। तो अम, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब क्या हो रहा है कि जब भी हमने पहला रिकर्जन कॉल किया, तो सबसे पहले वैल्यू यहाँ आएगी। फिर हमने जब दूसरा वैल्यू कॉल किया, तो यहाँ आई। हो सकता है जितने हम डिविजन्स बना रहे हैं ना उतने ही स्टैक्स होते हैं। तो हमारा जो ये वाला प्रॉब्लम था, जो अभी हम एरे का प्रॉब्लम देख रहे थे, हमने 3 स्टेप्स में कंप्लीट किया था। हमने देखा था कि 3 डिविजन्स थे। ठीक है। तो हमने 3 में परफॉर्म किया था, तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी एक स्टैक के तरीके में। और उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी log बेस 3n ही, जो कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, यही होगी इसमें। ओके। तो इसके अंदर एक काम करते हैं, हम टोटल प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन के केस में ये आ रही है। थोड़ा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस लगेगा, बट मेरे ख्याल से आना ही चाहिए ये। ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे। तो हमारे पास टोटल 11 एलिमेंट्स थे, जो हमने एरे में देखे थे। ओके। हमने क्या किया, इसको 3 भागों में डिवाइड किया। तो ये हो गया सबसे पहला एन। दूसरा हमने एन को 3 भागों में डिवाइड किया, तो 11 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 3.6। ओके। तो क्या होगा कि हम ना इसकी सीलिंग वैल्यू लेते हैं। एक होती है फ्लोर वैल्यू और एक होती है सीलिंग वैल्यू। तो इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली जब भी आपका कोई भी डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, अगर कोई वैल्यू है डेसिमल फॉर्म में दी हुई है, और आपको बोला गया है कि आपको इसकी सीलिंग वैल्यू लेनी है, तो आप हमेशा 3 लोगे, जो भी उसकी अपर वैल्यू होती है, रिगार्डलेस ऑफ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर 1 प्रेजेंट होता तो भी आप 3 लेते, 2 प्रेजेंट होता तो भी 3 लेते, और 9 प्रेजेंट होता तो भी 3 ही लेते। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि आपको फ्लोर वैल्यू चाहिए। अब सिमिलर केस देख लेते हैं यहाँ पे कि जैसे 2.8 ही है, और यहाँ पे हमने दिया है कि हमें फ्लोर वैल्यू लेनी है। तो जब भी हमें फ्लोर वैल्यू लेनी होती है ना, तो हम इसकी लोअर वैल्यू लेते हैं 2, रिगार्डलेस ऑफ यहाँ पे क्या पॉइंट है। तो हमें याद रखना है कि हम यहाँ पर हमेशा फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है। फ्लोर वैल्यू नहीं, सीलिंग वैल्यू ले रहे हैं, सॉरी। ओके। सो आ जाते हैं यहाँ पे वापस, और आगे देखते हैं। ओके। सो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 4। अब हम क्या करेंगे, वापस से n को डिवाइड करेंगे 3 में। तो अभी हमारा न्यू n कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। तो 4 डिवाइडेड बाय 3 विल बी इक्वल्स टू 1.33। अब इसकी फ्लोर वैल्यू हम लेंगे तो होगा 2। देन न्यू n हो गया, सॉरी, n डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, देन 2 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हो जाएगा 0.66 समथिंग। तो ये आ गया 1। अब हमने पढ़ा था कि n को हम तब तक आगे डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमें जो एलिमेंट चाहिए वो नहीं मिल जाता। राइट। तो अब तो हमें मिल चुका है एक एलिमेंट, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसी तरीके से बढ़ेगा कि ये 1 वैल्यू तक ना आ जाए। ओके। तो हम एक स्टैक ले लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जो स्पेस है वो रिकर्जन में स्टैक में सेव होती है, जिसमें क्या होता है कि वैल्यूज आप स्टोर नहीं कर रहे हो। अब जैसे ही एक फंक्शन कॉल करते हो, तो सपोज आपका फंक्शन का नेम है टर्नरी सर्च। सो यहाँ पर आप उसके साथ क्या भेज रहे थे, एल की वैल्यू, आर की वैल्यू, मिड वैल्यू, जो भी। तो ये पूरे फंक्शन के साथ उनकी लोकल वैल्यूज जो पैरामीटर्स है वो स्टोर करता है स्टैक में। पूरा पूरा फंक्शन स्टोर नहीं करता, जस्ट द नेम ऑफ फंक्शन एंड द पैरामीटर्स विच आर सेंट। सो सबसे पहले ये स्टोर करेगा 11 के डेटा। देन ये स्टोर करेगा, अगेन फंक्शन कॉल होगा 4 का डेटा। देन ये रहा 4, यहाँ से आया ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
यहाँ फिर 2 का डेटा एंड देन 1 का। जैसे ही 1 पे पहुंचेगा तो हम देखेंगे कि इसको इसकी बेस कंडीशन मतलब ये बोल सकते हैं हम कि इसकी बेस कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और ये फिर सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको पॉप करना स्टार्ट कर देगा लाइन बाय लाइन। टॉप एलिमेंट को जैसे ये दो प्लेट्स है तो सबसे पहले इसको निकालेगा, फिर इसको निकालेगा, फिर उसकी नीचे वाली प्लेट्स को निकालेगा, इस तरीके से करेगा। तो ये जो फॉर्मेट हम कर रहे हैं ना सेव, ये इसी तरीके से तो हम बोल सकते हैं कि सपोज अब ये n था। ओके, तो n जो है वो n/3 में चेंज हुआ, फिर n/3 स्क्वायर के डेटा को उसने सेव किया, फिर n⁻³ के स्क्वायर तक किया, फिर n⁻³ तक किया, फिर 1 तक हमने वेट किया। तो बेसिकली हम इस कंडीशन को फॉलो करने का वेट कर रहे थे। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं n⁻³ विल बी इक्वल्स टू 1। जब हमने इसको सॉल्व किया था पिछले केस में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केस में लॉग लगा के, तो हमें जो आंसर मिला था दैट वाज बिग O ऑफ log बेस 3n। तो यही इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब हम प्रूफ कैसे कर रहे हैं? तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू डाल दूं तो क्या हो जाएगा? बिग O ऑफ log बेस 3 11 विच इज नियरली इक्वल्स टू 2.18। ओके, और हमने यहाँ पे टोटल कितने स्टैक वैल्यूज दिए थे? टोटल 4 बार हमने स्टैक पे वैल्यू स्टोर की है, 1 2 3 एंड 4। 4, सो हम देख सकते हैं कि 4 इज नियरली इक्वल्स टू 2.8। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं, इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये हमें ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने एग्जाम्पल में बहुत छोटी वैल्यू ली है, दैट इज 11। सिर्फ 11 एलिमेंट्स है, तो हम बोल रहे हैं कि इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये होने वाली है। बट जब बहुत बड़ी एरेज होती हैं तो उसमें फिर वैल्यूज काफी सिमिलर, जो अगर ऐसा भी केस होता है कि कहीं पे 2 और 4 दिया है तो हम मान के चलते हैं कि हाँ, हमने काफी कुछ निभा लिया और आंसर ले आए हैं वहां तक। तो इसलिए 4 इज नियरली नियरली इक्वल्स टू 2 बिग ओ ऑफ, सॉरी यहाँ बिग ऑफ नहीं लगाया मैंने, बिग ओ ऑफ 2.18। तो हम बोल सकते हैं कि 4, सॉरी, हाँ, big O of 4 is the space complexity here, nearly equals to। सो इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया है कि रिकर्जन जब हम यूज करेंगे अपने मेथड के अंदर तो जो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो होगी बिग O ऑफ log बेस 3n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम हो जाएगी। एंड अगर हम इटरेटिव वे यूज करने वाले हैं, यानी कि जो हम वेरिएबल्स दे रहे थे और वो वाला वे यूज करेंगे, तो उसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यही होगी, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि इटरेटिव वे जो है वो ज्यादा अच्छा है इस केस के लिए, टर्नरी सर्च के लिए। एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि जो हमारा वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो तो यही होगा, राइट? बट जो हमारा बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा बिग O ऑफ 1। अब इसका रीजन क्या है कि सपोज हमने जो एरे पढ़ा था 11 एलिमेंट्स का, अगर उसमें हमने जब दो मिड निकाले थे और उसके फर्स्ट मिड से ही हमारी की मैच हो जाती, हम जो 8 ढूंढ रहे थे एरे में, अगर वो हमें 8 मिड 1 वैल्यू में ही मिल जाता तो हमें आगे का कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं होती। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो हमारा बेस्ट सिनेरियो होता, राइट? तो इसी को हम बोलते हैं बेस्ट सिनेरियो, और इसके लिए बहुत कम टाइम लगता है, दैट इज कांस्टेंट टाइम, क्योंकि एक मिड वैल्यू आपने दी, कहीं कोई स्टैक में कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा, ना वेरिएबल चेंज हो रहा है, सीधे सीधे सेम एक सिंटेक्स में हमें आंसर मिल गया। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि बेस्ट केस सिनेरियो में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ 1। हमने शायद उस टाइम मिस कर दिया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च, तो हम एक बार देख लेते हैं इसको भी। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग O ऑफ log बेस 2n। ओके, तो ये सेम वे से ही हम इसको डिराइव कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारे एरे का जो लेंथ होता है वो होता है n,
देन हम उसको डिवाइड करते हैं n डिवाइडेड बाय 2, फिर इट गोज ऑन 2 टू द पावर 2, और ये तब तक चलता है जब तक कोई एक 2 टू द पावर kth वैल्यू होगी जिसके कारण हमारे एरे में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट बचा होगा। ठीक, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इट विल बी नियरली इक्वल्स टू 1। तो ये k की वैल्यू जब भी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा जो वैल्यू है वो 1 आना चाहिए, एक ही एलिमेंट बचना चाहिए। तो अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, तो हो जाएगा log n माइनस log 2 टू द पावर k इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि log 1 0 हो गया। देन हम लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा, log n इज इक्वल्स टू k log 2। k को मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया बिकॉज अभी अभी हमने पिछले वाले उसमें देखा कि एक फॉर्मूला होता है log का, अगर कुछ भी चीज पावर में है तो वो हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो k विल बी इक्वल्स टू log n डिवाइडेड बाय log 2। तो एक फॉर्मूला होता है जिसमें अगर इस फॉर्मेट में दिया होता है तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, k इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ log बेस टू n। अगर आपको ये फॉर्मूला जानना है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, log इस फॉर्मूले के थ्रू हमने ये निकाला है। तो वैसे बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ये होता है। अब उसमें भी केस आ जाता है कि अगर हम रिकर्जन यूज कर रहे हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो जाएगी, बट अगर इटरेटिव वे यूज करेंगे तो वो हमारी कांस्टेंट स्पेस ही होगी, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ log 2n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन इटरेटिव केस इज बिग O ऑफ 1। अब अगर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें कि बाइनरी सर्च ज्यादा अच्छा है या टर्नरी सर्च, हाँ टर्नरी सर्च ज्यादा अच्छा है, तो हमने प्रैक्टिकली हमेशा देखा है कि टर्नरी सर्च जो होता है वो लिटिल प्रैक्टिकली मतलब थोड़ा कम अच्छा चलता है एज कंपेयर टू बाइनरी सर्च। इट इज बोला जाता है लेस एफिशिएंट, अगर हमारे पास बहुत बड़ा एरे हुआ तो इसलिए हम ज्यादातर बाइनरी सर्च ही यूज करते हैं, बट ऑफ कोर्स आना ही चाहिए आपको। अगर दोनों सर्च है, एग्जिस्ट करता है, तो पता तो होना ही चाहिए कि कैसे होता है। तो ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एरेज के और भी चीजों के बारे में, जैसे कि एरे को हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, उसके क्या क्या अलग मेथड्स होते हैं करने के लिए, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि हम जो वीडियोस में यूज कर रहे हैं प्लेइंग मेथड, जैसे कि हम पेपर्स से बना रहे हैं एरेज को एंड देन हम इटरेट कर रहे हैं, तो वो एक गेमिंग पैटर्न है। सिर्फ कोडिंग करना ही जरूरी नहीं है, आपके दिमाग में इमेज क्लियर होनी चाहिए कि हम कौन से एलिमेंट को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो अगर वो एक गेम के फॉर्म में होगा तो बहुत इजी होगा आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए। जब बहुत ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर एडवांस का हम करेंगे तो वो बहुत इजीली सॉल्व होगा। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखिए, आपको पक्का रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और बस आगे अब करते हैं एरे का नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।